हेलो एंड वेलकम टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो पिछली सारी वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स को जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आप यूनियन बजट 2024 को अच्छे से समझ पाएं। अगर आप भी उन हजारों लोगों में से हैं जिन्होंने 23 जुलाई की बजट स्पीच को बहुत ध्यान से देखा, पूरी तरह समझने की कोशिश की, मगर कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी की वजह से अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू माय फ्रेंड। आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म्स या फाइनेंशियल jargon को इजी टू अंडरस्टैंड सिंपल वर्ड्स में ब्रेक करेंगे व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूनियन बजट बेटर। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फाइनेंशियल jargon सिंप्लीफाइड फॉर यू। हमारा पहला टर्म एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है जो आपको बजट में कई जगह यूज होता दिख जाएगा। इट साउंड्स कॉम्प्लेक्स बट इन रियलिटी इट इज वेरी सिंपल। लेट्स डिकोड इट। फिस्कल डेफिसिट। इसको समझने के लिए पहले डेफिसिट वर्ड का मतलब समझते हैं। डेफिसिट का मतलब हुआ कमी। इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी महीने की सैलरी 40,000 है मगर महीने का खर्च आपका इस बार का 45,000 हो गया। इस सिचुएशन को कहते हैं डेफिसिट। इस स्पेंडिंग को कवर करने के लिए आप या तो अपने पेरेंट्स के पास जाओगे या दोस्तों के पास जाओगे पैसे उधार लेने। अब देखो, आपका डेफिसिट 5, 10, 15, 20,000 का होता है बट गवर्नमेंट का डेफिसिट जो होता है वो लाखों करोड़ों में होता है। आप अपने डेफिसिट को लाइटली ले सकते हो बट गवर्नमेंट इसे लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकती। फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उसके रेवेन्यू को एक्सीड कर जाती है। फिस्कल डेफिसिट एक डायरेक्ट इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट देश के फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर रही है। साल 2023-24 में गवर्नमेंट की इनकम थी 27,20,000 करोड़ रुपए बट स्पेंडिंग थी 45 लाख करोड़ से भी ज्यादा, मतलब मोटा मोटा 17 लाख करोड़ रुपए का डेफिसिट। यही था साल 2023-24 का फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट यूजुअली इस अमाउंट को जीडीपी के परसेंटेज में बताती है। अब ये परसेंटेज सुनने में तो कम लगता है मगर ये अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि है जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जो कि डोनेट करती है किसी भी देश या कंट्री के एक साल के टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को अंडर इट्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज या उसकी फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर। जीडीपी 3 चीजों पर निर्भर है, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और इंडस्ट्रीज। हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हमारे देश की जीडीपी $3 ट्रिलियन है। आसान शब्दों में समझा जाए तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस की जा रही थी उनकी मार्केट वैल्यू है $3 ट्रिलियन। हमारा नेक्स्ट टर्म है प्राइमरी डेफिसिट। आइए इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट को इजी वर्ड्स में समझा जाए तो गवर्नमेंट के पास जो 17 लाख करोड़ का डेफिसिट था उसे कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है उसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। यूजुअली बोरोइंग 2 टाइप्स की होती है। पहला, गवर्नमेंट बोरो करती है करंट डेफिसिट के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट बोरो करती है पिछले पास्ट में लिए गए लोन्स के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। प्राइमरी डेफिसिट एक ऐसा डेफिसिट है जो गवर्नमेंट को ये बताता है कि उसे कितना पैसा बोरो करने की जरूरत है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। और अगर ये डेफिसिट ज्यादा हो जाए तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट देश की इकोनॉमी को संभालने में असफल है या इनकॉम्पिटेंट है। हमारा अगला टर्म भी कुछ मिलता जुलता सा है और बजट में इसका यूज कई बार हुआ है। तो आइए जानते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। बजट में कुछ शब्द जो मुश्किल साउंड करते हैं बट होते आसान, उनमें से एक है रेवेन्यू डेफिसिट। आसान और सरल शब्दों में जब गवर्नमेंट के डेली खर्चे या डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, सब्सिडीज, पेंशन्स, ग्रांट्स वगैरह वगैरह, जब गवर्नमेंट की डेली इनकम या रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तब पैदा होता है रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट की डे टू डे इनकम कैसे होती है? देखो, कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है, एसटीटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, एक्साइज टैक्स आ रहा है, कस्टम्स आ रहा है, या जितने भी ये जो टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं ये होती है गवर्नमेंट की डे टू डे इनकम। जब गवर्नमेंट की डेली इनकम से ज्यादा उसके डेली एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तो ऐसे टर्म्स को जो बजट में बहुत यूज हुए हैं एंड एज एन इंडियन सिटीजन ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।
आइए डिस्कस करते हैं पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है। पर्सनल का मतलब है निजी और इनकम का मतलब होता है आमदनी। आसान शब्दों में जो टैक्स किसी भी पर्सन की इनकम पर लगाया जाए उसे पर्सनल टैक्स कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बजट में इसका जिक्र एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ है। गवर्नमेंट हर साल टैक्स स्लैब बनाती है ये डिसाइड करने के लिए कि किस इंडिविजुअल से कितना टैक्स लेना है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो पर्सनल टैक्स समझना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि आपकी मंथली या ईयरली इनकम कितनी होती है और आप उसका एक रफ एस्टिमेट बना सकते हो कि आपको इतना इतना टैक्स देना है। बट अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो यहाँ मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है कॉर्पोरेट टैक्स की। कॉर्पोरेट टैक्स पर्सनल टैक्स से थोड़ा अलग है। आइए जानते हैं कैसे। चाहे आपका बैकग्राउंड कॉमर्स साइड का हो या ना हो, ये बात तो सबको पता है कि बिजनेस ओनर और बिजनेस कंपनी तो अलग अलग एंटिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। आपकी कंपनी ने साल का 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। गवर्नमेंट आपकी कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स लगाएगी। मान लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स है 10% का, तो आपके 1 करोड़ के प्रॉफिट में से 10 लाख तो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे देगी। हमारा अगला टर्म है कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब है पूंजी और एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। इजी शब्दों में जो खर्चा कैपिटल बनाने में या पूंजी बनाने में लग जाता है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देश के लिए कैपिटल क्या होता है? देश के लिए कैपिटल होता है ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह वगैरह। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सरकार को एक एयरपोर्ट बनाना है। एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार लगाएगी 1000 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने भी लोग हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स या लेबरर्स, इन सबको सरकार देगी पैसे सरकार के खजाने से। मान लीजिए अगर कंसर्न पर्सन, इंजीनियर, लेबरर, कॉन्ट्रैक्टर अपनी कमाई में से 20% सेव कर लेते हैं, 80% खर्च कर देते हैं। खर्च कैसे करेंगे? कोई टीवी लेगा, कोई कार लेगा, कोई हो सकता है घर ही बनवाने लग जाए। तो इस तरह मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और 1000 करोड़ में से 800 करोड़ तो मार्केट में वापस आ जाएंगे। एयरपोर्ट तो बना ही बना, 800 करोड़ वापस भी आए, डिमांड बढ़ी, मार्केट स्पीड अप हुई, इकोनॉमी बूस्ट हुई। ये होता है कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर का जादू या मल्टीप्लायर इफेक्ट। कैपेक्स की बात कर ही रहे हैं तो आइए बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस खर्चे को कहते हैं जो गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग जैसे सैलरीज देने, सब्सिडी देने, पेंशन देने या इंटरेस्ट पेमेंट देने में आ जाता है। ये वो खर्चा होता है जो गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग से आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमारी आपकी सबकी आदत हो गई कि अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग अकाउंट में पैसा रखते हैं। जैसे कुछ लोगों का सैलरी अकाउंट अलग होगा, कुछ लोग अपना सेविंग्स अकाउंट अलग रखते हैं, कुछ लोग अपना खर्चे के लिए जैसे शॉपिंग के लिए अकाउंट अलग रखते हैं। वैसे गवर्नमेंट भी अलग अलग खर्चे के लिए अलग अलग अकाउंट रखती है जिनमें से एक अकाउंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है बहुत सारी चीजों का समूह। इस अकाउंट में बहुत सारे फंड जमा होते हैं। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, एस्टेट टैक्स एक्सेट्रा। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स सच एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और GST। और अगर गवर्नमेंट कभी किसी स्टेट को उधार देती है तो उस उधार पे मिलने वाला ब्याज यानी इंटरेस्ट भी इसी अकाउंट में जमा होता है। गवर्नमेंट अपना सारा एक्सपेंडिचर इसी अकाउंट से करती है, मगर इस अकाउंट से पैसे निकालना इतना आसान नहीं है। अगर गवर्नमेंट को इस अकाउंट से पैसे निकालने होंगे तो उसको लेनी पड़ेगी लोकसभा और उसके मेंबर्स की परमिशन। अगला और आखिरी टर्म है डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब इसका एकदम उल्टा होता है, यानी जहां पैसा निवेश किया है या इन्वेस्ट किया है वहां से पैसा वापस निकाल लेना। अब देखो, ये बात तो सब जानते हैं कि हर गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का थोड़ा या ज्यादा हिस्सा होता ही होता है। गवर्नमेंट या तो इसको पूरी तरह बेच सकती है जैसे अभी एयर इंडिया के साथ हुआ, या तो इसके कुछ शेयर्स को बेच के पैसा कलेक्ट कर सकती है। शेयर्स बेचने के लिए कुछ ही रास्ते हैं। एक है स्टॉक मार्केट और दूसरा गवर्नमेंट जाके डायरेक्टली किसी इन्वेस्टर को ये शेयर्स बेच सकती है और इसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इस पैसे को बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करती है, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट या अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए। ये थे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म्स जिनको समझना हर इंडियन सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है। एंड वी होप ये वीडियो देखने के बाद आप भी इन्हें पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूनिक वीडियोस के साथ। मीनवाइल कीप फॉलोइंग BFC कैपिटल।